परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए दोस्तों, इन्हीं लाइन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल distancecourses.com पे। आप देख रहे हैं DCW टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इनवाइट किया है एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, जिन्होंने सबसे पहले तो जेई मेंस क्रैक किया। उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि नहीं, मुझे समाज के हित में कुछ करना है, और उसके बाद उन्होंने क्रैक करा नीट। लेकिन ये जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी। जितनी आसानी से मैंने बोला कि उन्होंने क्रैक किया जेई मेंस, फिर उन्होंने क्रैक किया नीट, इट वाज नॉट सो इजी। क्योंकि ये जो जर्नी होती है वो बहुत सारे अप एंड डाउन, ताने के साथ मिलती है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारे शो में, और उन्हीं के जुबानी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अचीव किया इतने हाई स्कोर को, और वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं मुशीर अहमद जी का। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे एक स्टूडेंट, हमारे इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट, जिनका नाम है मुशीर अहमद। बाकी मैं मुशीर अहमद जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ हमारे बच्चों को बताएं। मेरा नाम मुशीर अहमद है। मैं समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर से बिलोंग करता हूँ। मुशीर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में सबसे पहले आने के लिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपकी उपलब्धि पे, क्योंकि आपने 656 नंबर स्कोर किया है नीट में, जो कि छोटी मोटी बात नहीं होती है मुशीर। तो ये जो 656 नंबर की जो जर्नी थी वो तो रिमार्केबल रही होगी, मैं बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 656 नंबर ला करके आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत बहुत खुशी हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दों में इसे नहीं बता सकता हूँ। और मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं आज जो मेरा इंस्टीट्यूट है अपना डिस्टेंस कोर्सेज वाला में आकर के मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने मेंटोर्स से मिल रहा हूँ, मैं राहुल सर आपसे मिल रहा हूँ, अंकित सर से मिल रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आज। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मुशीर, कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका नहीं रहा होगा नीट में जो आपने स्कोर करा है। ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने 2022 में मैंने नीट का पेपर लिखा था। तो उस वक्त ऐसा था कि मेरे पास क्लास 12 की बायोलॉजी की मेरे पास डिग्री नहीं थी। अच्छा। तो उस साल मैंने 601 नंबर मैंने स्कोर किया था। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डिग्री नहीं थी क्लास 12 बायो की, तो उस साल मैं काउंसलिंग के लिए नहीं बैठ पाया था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ऑब्जेक्ट करूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने जैसा मेरे को बताया कि आप ऑलरेडी एक बार जेईई मेंस क्रैक कर चुके हैं और आप पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की। यस सर। उसके बाद आपने प्लान आउट किया है कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है और मैं कहीं ना कहीं मेडिसिन लाइन में जाऊँगा। तो ऐसा क्या क्लिक किया आपको वहाँ कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं, मुझे मेडिसिन लाइन में जाना है? आप बता पाइएगा वो क्या? सर, मुझे लगता है कि मेडिकल ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप समाज हित के लिए और लोगों से जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। एक जो नेचर ऑफ जॉब है मेडिकल फील्ड में, और जो एक सोशल इंटरेक्शन है लोगों का, लोगों से हो पाता है, समाज में लोगों से मिलना जुलना, और ये सब चीज़ें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन में ही मैं कर सकता था जाकर। इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए, मुझे इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और मुश्किल मेरी जानकारी में ये भी है कि 656 नंबर जो आपने स्कोर किया है, इसमें इजीली आपको एम्स मिल जाता बिहार के बाहर। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बाहर में एम्स नहीं चाहिए, मैं बिहार में ही कॉलेज लूँगा। आइदर वो पीएमसीएच हो सकता है या फिर आईजीआईएमएस आपको मिले। तो इसका रीज़न आप दे पाइएगा क्या कि आपको बिहार ही क्यों? बिहार के बाहर तो आपको और बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं ना, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो फिर आप बिहार में क्यों रहना चाह रहे हैं मुशीर? सर, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो बिहार में डॉक्टर्स बनते हैं, जो मेडिकल में लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने राज्य से बाहर निकल के काम करने से अच्छा है कि अपने राज्य में रह करके जो अपनी मिट्टी है, जो अपनी मातृभूमि है, वहाँ के लोगों के लिए अगर काम आए, उनके लिए सहायता का एक माध्यम बने, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर है।
इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे बिहार में ही रहना चाहिए, यहाँ के किसी कॉलेज से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मेरा भी ऐसा मानना है मुशीर कि जो अपनी मातृभूमि का नहीं, जो अपने माँ बाप का नहीं, वो किसी का नहीं। और बहुत अच्छा लगा ये जान करके आपसे कि आज इतने अच्छे पोजीशन को आप होल्ड करने वाले हैं और इतने अच्छे पोजीशन पे आप जाने वाले हैं, उसके बावजूद आप अपने मातृभूमि से जुड़ करके रहना चाहते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा स्कोर करके चाहते हैं कि मैं फॉरेन चला जाऊं या फिर मैं फॉरेन कंट्रीज को सर्व करूं। इनफैक्ट आप तो भारत छोड़ दीजिए, बहुत लोग फॉरेन कंट्रीज को सर्व करना चाहते हैं। उसी बीच में से कहीं आप जैसे स्टूडेंट और आप जैसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने बिहार को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो इससे खुशी की बात आई डोंट थिंक कि हो सकती है, और बिहार के लोगों को भी आप जैसे बच्चों पे, आप जैसे लोगों पे गर्व है। खैर आगे चलते हैं मुशीर, और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे इस चीज़ का, तो आप में वो आपने एक डिफरेंस फील किया होगा सिलेबाई में। आपका 12th का जो सिलेबाई होता है या फिर जो नीट का जो सिलेबाई है, उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या? आप बच्चों को बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जनरली ऐसा पाया गया है मुशीर, बहुत बार ऐसे होता है ना कि बच्चे नीट तो क्रैक कर लेते हैं बट 12th में वो फेल कर जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बच्चे 12th में फेल कर गए हैं और नीट क्रैक कर लिया है उन्होंने। तो क्या सिलेबस में डिफरेंस होता है क्या? मतलब कुछ तो डिफरेंस आता होगा ना वहाँ पे। सर जहाँ तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने जो बोर्ड के एग्जाम्स को मैंने फाइट किया या फिर नीट को मैंने जो उसमें बैठा, उसमें उसको क्रैक किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के सिलेबस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अच्छा। जहाँ तक नीट की बात है, तो नीट में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है, और जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं, और पार्टिकुलरली मेरा बोर्ड जो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, उसका जो सिलेबस है, या फिर जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं इंडिया में, यानी कि सीबीएसई बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड है, मुझे लगता है कि सारे बोर्ड और जो नीट का सिलेबस है वो एक ही है। तो एनसीईआरटी जो सिलेबस है वही पढ़ना होता है, और मैंने भी एनसीईआरटी से ही तैयारी करी थी। तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के सिलेबस में और नीट के सिलेबस में कोई खास फर्क है। एक लैंग्वेज पढ़ना होता है जो इंग्लिश या हिंदी होता है, या फिर बहुत सारे बच्चे संस्कृत ऑप्ट करते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है बस एक वही चीज़ है जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जिस पे डालना चाहिए या डाला जाता है बोर्ड के लिए, या फिर उसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी का ही सिलेबस है जो बोर्ड और नीट दोनों के लिए। तो लिए ये जनरली क्यों देखा जा रहा है कि बच्चे नीट क्रैक कर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं 12th उनका गड़बड़ हो जाता है? सर मुझे इसके पीछे जो लग रहा है, उसके पीछे जो कारण हो सकता है वो ये है कि फॉर्मेट है। क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें चीज़ें लिखनी पड़ती है, उसमें दर्शाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी की जो जनरेशन है, अभी जो हमारे साथ जो जनरेशन चल रहा है अभी, इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं दर्शाने में, लिखने में, और जो राइटिंग स्किल्स है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से बच्चे फेल कर जाते होंगे। बाकी मुझे मेजर डिफरेंस सिलेबस को लेकर के तो मैं समझ गया। एक्चुअली आप ये कहना चाहते हैं कि जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का एज अ फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू। और कहीं ना कहीं जब 12th देने की बारी आती है वो थ्योरेटिकल हो जाता है, और जब थ्योरेटिकल लिखने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं और किसी न किसी पॉइंट पे उनके साथ ये हादसा हो जाता है, वो फेल कर जाते हैं। खैर अगर वैसा कुछ होता भी है इन फ्यूचर तो हम लोग हैं बच्चों आपके लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने 12th में फॉर एग्जांपल सीबीएसई या बीएसई भी जैसे बोर्ड में फेल हो भी जाते हैं तो घबराने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बीबॉस बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, बोस बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, जिसके माध्यम से सेम ईयर आप पास आउट हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर मुशीर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने ड्रॉप आउट लिया इंजीनियरिंग से, उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन करा और फर्स्ट ईयर आप एक अच्छा स्कोर ले पाए, और उस टाइम आपके पास बायो नहीं था, तो बहुत सारे चैलेंज आपके लाइफ में आए होंगे, बहुत सारे सोशल चैलेंजेस जो आप समझ सकते हैं, फैमिली प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, कि वो लोग पैनिक कर जाते हैं कि बच्चा मेरा कर क्या रहा है या एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो आपके साथ भी ये चैलेंजेस जरूर आया होगा जब आपके पेरेंट देखे होंगे कि नहीं मेरा बच्चा का डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ा रहा है। तो
ये चीज़ को आप कैसे हैंडल करें उस टाइम पे, और मेरे बच्चों को बताइए कि कैसे वो लोग इस प्रेशर को हैंडल करें। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर किसी भी चीज़ के लिए मन बना रखा है कि मुझे ये चीज़ करना है, लाइफ में गोल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो या फिर वो कोई भी चीज़ हो जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उससे बहुत सारे जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, वो आएंगी। उससे डट के उससे मुकाबला करना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फैमिली प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर वो तो आएगा ही आएगा। वो मेरे साथ भी बहुत सारा आया था। जैसे और मैं जानना चाहूँगा। जैसे एक दो रिजल्ट मेरे ख़राब हो गए थे। जैसे नीट का जो पहला रिजल्ट था, उसमें मेरे पास मार्कशीट नहीं था क्लास 12 का, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था अपने फैमिली मेम्बर से ही कि तुम्हारा 1 साल और बर्बाद हो गया, इस बार भी तुम मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहे हो, तुमने इंजीनियरिंग ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो ये सब प्रेशर्स और जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे टॉन्ट भी सुनने को पड़ते हैं, वो सुनना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आप एक बड़े गोल की तलाश में हो तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सहनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। भाई मुशीर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कैसा पता चला, आप किस माध्यम से संपर्क किए, हाउ वाज आवर मेंटरशिप, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस, तो इसके बारे में कुछ ब्रीफली आप बता पाएंगे क्या? सर, जहाँ तक कांटेक्ट की बात है तो मुझे कांटेक्ट जो हुआ था सबसे पहले अंकित सर से हुआ था। अच्छा। उसके बाद आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ था जी। तो कांटेक्ट का जो माध्यम था वो इंटरनेट था। मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, यूट्यूब? नहीं, मैंने सिंपली गूगल पे मैंने सर्च किया था कि NIOS एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इस तरह कुछ मैंने सर्च किया था गूगल पे। और मैंने साथ में लिखा था नियर माई सिटी। तो वहाँ पे मुझे पटना दिखा। तो वहाँ पे जब मैं गया, उसके बाद मुझे DCW के बारे में पता चला। तब जा करके मैंने वहाँ से नंबर निकाला, फ़ोन कॉल किया मैंने, अंकित सर से बात हुई। उसके बाद स्टार्ट में जैसे सारे बच्चों को एक दुविधा होती है कि ओपन स्कूलिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको इस तरह की दुविधा रहती है कि कहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, इस तरह की थिंकिंग कभी मुझे भी हुआ करती थी। मैं ये ऑन कैमरा ये बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को इस तरह की दुविधा रहती है कि वो डरते हैं कि अगर मैं किसी आदमी के थ्रू अगर मैं अपना एडमिशन कराता हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि DCW इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर कोई अपना +2 करना चाहता है, क्लास 10 करना चाहता है, जो सेम ईयर जो फेल हो चुका है, तो उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है ये मैं इसलिए रिकमेंड कर पा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन द सेम डिलेमा। मैं ऐसा कुछ फील कर पा रहा था। तो इंटरनेट से नंबर मिला, आपसे बात हुई। और अगर मेंटरशिप की बात करें तो मुझे लगता है कि DCW ही एक प्लेटफॉर्म है, ही एक वो मीडियम है, एक माध्यम है जो ओपन स्कूलिंग के लिए, चाहे वो NIOS हो, BBOS हो या फिर BOS हो, उसके लिए सबसे बेस्ट मेंटरशिप इंडिया में अगर कोई प्रोवाइड कर सकता है तो दैट इज DCW एंड नथिंग। ये मेरे दिल की आवाज़ है। थैंक यू सो मच। मुशीर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आजकल के जनरेशन जो हैं वो एक लव का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाते हैं, और एज अ रिजल्ट उनकी एकेडमिक्स पुअर हो जाती है, और करियर में भी कहीं ना कहीं आइदर गर्ल हो या बॉय हो वो पीछे छूट जाते हैं। तो आप इन मामलों में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को जो देख रहे हैं इस वीडियो को? तो कैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं और क्या राय दीजिएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, लव, अफेक्शन, इन सब चीज़ों में जो आज की जनरेशन जा रही है, तो मुझे लगता है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है ये। रिलेशनशिप इज़ ओके, होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक तरीके से किसी इसमें बंधे होते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे मजबूरी नहीं बनाकर इसे अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। इससे चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई में जो है और अच्छा एक्सेल कर सकें। ये आपकी मजबूरी नहीं बननी चाहिए बेसिकली। आप इसको मजबूरी में मत लीजिए कि अगर ऐसा है तो हम एकेडमिक जो है अपना उसको बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आप उसे और बेहतर बनाने का सोचिए। आप ये सोचिए कि मेरे साथ मतलब कोई है जो मुझे ऐसा सपोर्ट कर रहा है, एकेडमिकली सपोर्ट कर रहा है। आप ऐसा अगर कुछ मान के चले तो अच्छा हो सकता है। जनरली ऐसा होता है ना कि जब मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं, क्या होता है कि जब बच्चे इन द रिलेशनशिप होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम है, एक पुश है जो उन्हें उनके पार्टनर के द्वारा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उनका सो कॉल्ड ब्रेकअप हो जाता है या जैसे वो लोग दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है।
और वो ऐसा मान लेते हैं और लिटरली वो अपनी पढ़ाई करनी छोड़ देते हैं, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो मैं एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या लिटरली ऐसा होता है कि जब दो पार्टनर अलग हो जाते हैं तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो चला जाता है, या फिर डीप डाउन इतना सोचना क्या उनका सही है? देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से, किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि मतलब आपको उसके सेपरेशन से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मेरा मानना है ऐसा कि सबसे पहले तो आप अटैचमेंट इतना रखें नहीं मेरे हिसाब से। अटैचमेंट का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि आदमी सेट कर ले? जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अटैचमेंट का भी कोई पैरामीटर नहीं होता है कि 5 इज़ एवरेज, यस 10 इज़ बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी ना रखें, जो एकेडमिक जो चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं ना, जिसमें कि बातें सुसाइड एंड ऑल तक पहुँच जाती है। बच्चे मतलब लोग एक्चुअली बच्चे नहीं, हम लोग भी उसी जनरेशन में काउंट होते हैं। बच्चा यहाँ कहना बेवकूफ़ी होगी हमारी। जी जी। हम लोग उसी जनरेशन में काउंट होते हैं और मैंने देखा है कि हमारे उम्र हम उम्र के लोग जो हैं वो सुसाइड तक की बातें करते हैं और वो मरने पे आ जाते हैं। तो क्या ये सही है किसी उस व्यक्ति के लिए जान देना जो कभी आपका हुआ ही नहीं? देखिए, मैं इस चीज़ से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, और ये स्टोरी एक्चुअली मुझे याद नहीं करनी चाहिए। ये मेरे परिवार में ही घटित एक घटना है जिसको मैं आज याद कर पा रहा हूँ। जब मुझे याद आ गया जब आपने बताया ये बात। मेरा भी एक भाई था जो इन सब चीज़ों में सम्मिलित होने की वजह से उसे लास्ट में एक बहुत ही जो भयानक एक स्टेप है, सुसाइड जैसा स्टेप उसे उठाना पड़ा, और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो मैं इस कहानी के ज़रिए बस यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा जो अटैचमेंट है वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको अटैचमेंट जो है इस लेवल तक ही होना चाहिए कि आपको अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके एब्सेंस में भी आप वो चीज़ कर सको जो आपके पेरेंट्स आपसे जो है वो उम्मीद रखते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपके गार्जियंस हैं, जो आपके माता पिता हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने आपकी चाहिए। फैमिली कंडीशंस, आपकी जो फैमिली कंडीशंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए। आखिर के जो दम है, आखिर का जो स्टेप्स हैं, आपके पेरेंट ही कहीं ना कहीं साथ देंगे जी, आपको उस लेवल तक। बिल्कुल। और आपको अपने स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो अपने माता के बारे में सोचिए, मतलब पिता के बारे में तो सोचना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो मान सम्मान वाली बात होती है वो पिता से आती है। बिल्कुल। लेकिन जो माँ की जो एक ममता है, जो आपको 9 महीने आपको जो है अपने इसमें गर्भ में रख करके आपको जो इतने सारे दर्द और पीड़ा को उसने सहा है, और आपको इतने ज़्यादा बचपन से लेकर आज तक आपको किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उनकी खुशियों के बारे में सोचिए कि उन्हें कैसे खुशियाँ पहुँचानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कौन सोचकर आपको छोड़कर कौन लाइफ में जा रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि माता पिता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है किसी की लाइफ में। तो रिलेशनशिप और अफेक्शन को उतना ही बस लिमिटेड रखना चाहिए। ज़्यादा जो ज़रूरी है लाइफ में वो यही है कि आप खुद को कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। एकेडमिक जो एक्सेलेंस है उसकी तरफ बढ़िए, वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझ गया आपकी बातों को। आप ये कहना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप अगर आपकी कंस्ट्रक्टिव है, वो आपको मोटिवेट करती है, कुछ अचीव करने में हेल्प करती है, तो जरूर आप ऐसे रिलेशनशिप में बने रहें। yes. और खुदा ना खास्ता अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी रिलेशनशिप टूट जाती है या फिर आप दोनों पार्टनर अलग हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि दैट इज द एंड फेज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आप अपनी आहुति दे करके, बलि दे करके, आई डोंट थिंक कि उस प्यार को साबित कर पाइएगा। इनफैक्ट आप देखने के लिए नहीं बचिए कि आखिर आगे हुआ क्या है। yes. क्योंकि आपके जाने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होंगी। yes. तो उसके लिए आपको रहना जरूरी है। आपको जो लाइफ की जर्नी है उसको कंटिन्यू करना जरूरी है, तभी आप देख पाइएगा कि आखिरकार जो लाइफ है उसमें हो क्या रहा है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप मुझे ये बताएं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपकी जो अवधि, मतलब स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ स्टडिंग क्या था? आप कितने देर पढ़ाई करते थे? सर, मैं यूजुअली जब मैं नीट और बोर्ड की जो तैयारी है वो मैं साथ में ही लेकर चलता था।
तो ऐसा कोई सेपरेट टाइम नहीं होता था कि मैं इतना टाइम बोर्ड के लिए पढूं, इतना टाइम नीट के लिए पढूं। पढ़ाई जो है वो मेरी कॉमन ही होती थी। मैंने सेल्फ स्टडी करी है मैंने। नीट का जो मेरा ओवरऑल जो मेरी तैयारी रही है 2 साल की, वो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग वगैरह भी आपने लिया था? मैंने कोई सच कोचिंग तो नहीं किया था। फिजिक्स वाला एज यू ऑल नो, यस पीडब्ल्यू से सारे ही जो बच्चे हैं वो आज की जो जनरेशन है खास करके, हाँ जी, वो आज बहुत ज्यादा मतलब उस तरफ रुझान रखती है। तो उनमें से मैं भी था। मैं भी फिजिक्स वाला का जो बैचेस है उसको मैंने ले रखा था और उसी से मैंने पढ़ाई करी है। तो यूजुअली मैं 10 से 12 घंटे की मैं पढ़ाई करता था। 10 से 12 घंटे में पढ़ता था और उसमें बोर्ड का कोई स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं होता था। मैं कॉमनली ही पढ़ाई करता था नीट के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द फेज कि आप मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या राय दीजिएगा अपने साइड से कि कैसे वो जो लाइफ का बैलेंस है वो बना करके, लाइफ के तालमेल को बना करके एक अपने गोल को कैसे वो अचीव करें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं किसी भी गोल को बनाने में, अचीव करने में, या फिर किसी भी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? देखिए, परेशानियां तो लाइफ में बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन परेशानियों को देखने और उसके बारे में सोचने से ज़्यादा जो बेहतर रास्ता है वो ये है कि आप उन परेशानियों को ख़त्म करने के बारे में सोचें कि आप परेशानियां ख़त्म कैसे कर सकते हैं। exactly. उसका जड़ क्या है, वो परेशानियां शुरू कैसे हुई, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचना है। हाँ. मुझे लगता है कि परेशानियों को ख़त्म करने के बारे में सोचना है। exactly. जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैं भी फादरलेस हूँ। 2015 में मेरे पिताजी का निधन हो गया, तो उसके बाद जो है मेरे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। अगर मैं सोचता तो मैं पढ़ाई बिल्कुल छोड़ सकता था। हो सकता है कि लाइफ में अगर आज तक मैं अगर यहाँ अभी अगर नीट क्रैक कर पाया हूँ तो मुझे लगता है मैं नीट से तो बहुत कोसों दूर रहता मैं, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता था। लेकिन वही 2016 यानी कि मेरे पिता के निधन के जस्ट 1 साल बाद मैं अपने 10th में मैं 11th पोजीशन पे था अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आई वाज द 11th डिस्ट्रिक्ट टॉपर और प्रखंड में मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया था। तो मुझे लगता है कि परेशानी में भी लोगों को एंजॉय करना चाहिए। उसका जो एक परेशानियों का जो एक एसेंस है उसमें हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है वो ढूंढनी चाहिए। मुझे ये लगता है। कहावत भी है हम लोगों के बीच जिसे कहा जाता है ना कि चिंता से चतुराई घटती है जी। तो हमेशा चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करिएगा तो आपका जो इंटेलिजेंस है उससे बाहर आने का वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से खोता जाता है। इसलिए हमेशा उसका सॉल्यूशन पार्ट देखना चाहिए। हमेशा सॉल्यूशन पार्ट देखिए। जब भी प्रॉब्लम आए ना तो प्रॉब्लम के बारे में सोचने से फार बेटर है कि आप सॉल्यूशन पार्ट का देखिए कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चिंता से चतुराई घटती है, तो चिंता नहीं करना चाहिए। वेल, तो बहुत अच्छा लगा मुशीर कि आप आए हमारे शो में, और आपको पता ही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है क्लास 12 का वो आ गया है। मैं इसी शो के दौरान आपको देना चाहूँगा वो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मुशीर ने अपना जो 12th है वो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के द्वारा इन्होंने कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आप भी घबराएं नहीं, हताश नहीं हो, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे। चाहे आप कितने भी बड़े पोजीशन को क्यों ना होल्ड करो या फिर किसी भी छोटे पोजीशन को क्यों ना होल्ड करो, तो घबराना नहीं है। लाइफ में हमेशा जिंदगी की जो जंग है उसे लड़ने के लिए आपको तैनात होना है, मोटिवेटेड रहना है, और जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है आप उस चीज़ को पैशन बनाएं और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। बाकी आपको एजुकेशन रिलेटेड जिसमें 10th 12th काउंट होता है, अगर उससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी पूरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एंड में चलता हूँ, धन्यवाद कहना चाहूँगा मुशीर, ताकि आप आए मेरे बच्चों को मोटिवेट किए। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो मेरे बच्चों तक पहुँचेगा, मेरे लोगों तक पहुँचेगा, मेरे स्टूडेंट तक पहुँचेगा, और आई थिंक इसको देख करके बहुत बच्चे इसको डिटर्मिनेशन बनाएंगे, एक पैशन बनाएंगे और आप जैसे बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मुशीर, थैंक यू सो मच।